नमस्कार दोस्तों, MPLRC के थर्ड सेशन में आप सबका स्वागत है। पिछले सेशन की कुछ खास बातें हम लोग रिवाइज करते हैं। तो पिछले सेशन में जो याद करने वाली चीज़ें थी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो थी आबादी की परिभाषा। आबादी की परिभाषा किस धारा पे है? तो 2A पे है। और आबादी का निर्धारण किसके लिए किया जाता है? तो नगरेतर क्षेत्र यानी ग्रामीण क्षेत्र के लिए किया जाता है। और ग्राम स्थान और ग्राम स्थल आबादी के ही दूसरे नाम हैं। फिर हम लोगों ने एग्रीकल्चर देखा था। 2B पे एग्रीकल्चर की परिभाषा है, जिसमें हम लोगों ने 5 पॉइंट देखे थे। पहला तो वार्षिक नियतकालीन फसलें, पान और सिंघाड़ा इसमें शामिल है। दूसरा उद्यान कल्चर, कृषि फलोद्यान, उनका संरक्षण, चारे चराई छप्पर छाने के लिए घास का आरक्षित किया जाना। और अंतिम और 5वां पॉइंट था कि नगरीय क्षेत्र की अंतिम सीमा से 5 किलोमीटर के बाहर अगर कोई कुक्कुट पालन करता है, मछली पालन करता है या पशु पालन करता है तो माना जाता है खेती। कृषि वर्ष के लिए हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 1 जुलाई से कृषि वर्ष लागू होता है। और मंडल का मतलब धारा 3 के अधीन। वास्तविक कृषक को हमने बताया था कि ऐसा व्यक्ति जो खुद खेती करे या जिसे प्रत्याशा की जा सकती है कि वो खुद खेती करेगा तो माना जाता है कि वो बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट है। सहकारी सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी 2F में बताया गया है। तो हर एक राज्य की अलग अलग रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जो सोसाइटी के रूप में गठित होती हैं उन्हें हम लोग सहकारी सोसाइटी। एक नई परिभाषा जुड़ी है 2018 में, अधिनियम संख्या 23 सन 2018 से। इसलिए कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ध्यान देना है कि हो सकता है इसे एक हेडिंग के रूप में पूछ सकता है, सेक्शन के रूप में पूछ सकता है कि डेवलपमेंट प्लान है ना, डेवलपमेंट प्लान किस धारा पे है? तो आपको याद रखना है F1 या चा 1 में डेवलपमेंट प्लान इसे कब जोड़ा गया? 2018 में अधिनियम संख्या 23 के माध्यम संशोधन द्वारा स्थापित किया गया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर हम लोग देखते हैं सरकारी वन क्या है। दोस्तों हम लोग यहाँ पे वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, और दूसरी चीज़ ऐसी चीज़ें जो अकेडमिक रूप से हमें ज़रूरी हैं। तो कोशिश करेंगे शॉर्ट में और ज़रूरी इंफॉर्मेशन या ज़रूरी स्टडी मटेरियल आप तक मिले। तो सरकारी वन क्या है? तो कह रहा है मीन्स अ फॉरेस्ट कंस्टिट्यूट एज अ रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रोविज़न ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। तो ध्यान रखना है कि सरकारी वन में 2 प्रकार के वन आएंगे, एक तो आरक्षित और दूसरे संरक्षित। तो ये दोनों वन भारतीय वन अधिनियम 1927 के अधीन ही घोषित किए जाएंगे, आरक्षित और संरक्षित। और ऐसे वनों को ही हम क्या बोलेंगे? इसे हम सरकारी वन बोलेंगे। और अगर ऐसे नहीं है तो कह रहा हो सरकारी वन की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएंगे। दोस्तों अब एक इम्पॉर्टेंट परिभाषा है सरकारी पट्टेदार, गवर्नमेंट लीजी। तो सरकारी पट्टेदार आगे भी आपको एक्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है उसका। और जैसा कि हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट लैंड आप लीज पे लेते हैं तो माना जाएगा कि आप सरकारी पट्टेदार हैं। 2H पे अगर क्वेश्चन आता है कि सरकारी पट्टेदार को किस धारा में परिभाषित किया गया है तो आपका आंसर होना चाहिए 2H। और इसका डिटेल जो प्रोविज़न है, इसकी डेफिनेशन जो दी गई है 181 पे दी गई है, मतलब 181 में दी गई है। और राज्य सरकार से जो व्यक्ति भूमि धारित करता है उसे हम लोग सरकारी पट्टेदार कहते हैं। अब अगली जो परिभाषा है वो खाते की है, खाता होल्डिंग। तो खाता की परिभाषा आपको 2I पे मिलेगी। और पहले तो लंबी चौड़ी परिभाषा थी, लेकिन इसमें भी संशोधन कर दिया गया है, संशोधन अधिनियम 23/2018 में। तो अब जो इसका नया स्वरूप है वो ये है, होल्डिंग मीन्स अ पार्सल ऑफ लैंड सेपरेटली असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू एंड हेल्ड अंडर टेन्योर। तो सिंपल सी चीज़ है कि खाते में जो भूखंड हैं जिनका रेवेन्यू अलग अलग डिसाइड है, परंतु कह रहा उनका टेन्योर एक ही है, मतलब लैंड ऑनर एक ही है, एक ही व्यक्ति द्वारा अगर उधारित हैं तो कह रहा है कि अब वो एक खाता माना जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, जैसे मान लीजिए एक गांव में आपकी 4 ज़मीनें, नदी के किनारे वाली चूँकि ज़मीन सिंचित है इसलिए उसका रेवेन्यू अधिक होगा, और पहाड़ के किनारे वाली ज़मीन
सिंचित ना होने के कारण हो सकता है उसका रेवेन्यू कम डिसाइड किया गया हो, परंतु एक ही खाते के अधीन अगर धारित है, मतलब एक ही भूमि स्वामी अगर उसे धारित करता है तो माना जाएगा कि ये खाता एक खाता है, ऐसे हम लोग होल्डिंग बोलेंगे। तो होल्डिंग सिंपल है, रेवेन्यू अलग अलग डिसाइड है परंतु टेन्यूर एक ही है, भूधरती एक है, एक ही भूमि स्वामी के अधीन उधारित है, तो माना जाएगा कि ये होल्डिंग है, ऐसे हम लोग खाता कहेंगे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है सुधार, इम्प्रूवमेंट, जो 2J पे है। अच्छा दोस्तों, 2J या सुधार को क्यों रखा गया? सुधार की परिभाषा रखने का तात्पर्य ये है और इसका ऑब्जेक्ट ये है, क्योंकि आगे जब हम लोग देखेंगे तो जो लैंड रेवेन्यू डिसाइड होता है वो भूमि की जो क्वालिटी होती है या उसमें जो उपलब्ध सुविधाएं होती हैं उसके आधार पर डिसाइड होता है। इसीलिए हमने देखा, आगे आप जब 58 में पहुंचेंगे तो हम लोग देखेंगे कि किस अलग अलग प्रयोजन के लिए अलग अलग भू राजस्व का निर्धारण किया जाता है, और कुछ में छूट भी 58 में छूट संबंधी प्रावधान, 59 ये उधर प्रोविज़न है जहाँ पे अलग अलग प्रयोजन के लिए अलग अलग भू राजस्व का निर्धारण किया जाता है। तो मान लीजिए एक ज़मीन है जिसमें सिंचित की व्यवस्था अभी नहीं थी, बाद में अगर सिंचित हो गई तो कह रहा है कि उसका लैंड रेवेन्यू अलग हो जाएगा और उसका पुनर्निर्धारण होगा। तो सुधार को परिभाषित करने का ऑब्जेक्ट है ये। तो सुधार का मतलब क्या? तो एक लाइन में आपको याद रखना है, लंबी चौड़ी परिभाषा है, आपको पूरा मेंस के लिए तो आपको इसे याद करना पड़ेगा और इसके पॉइंट वाइज अलग करके इसे आप याद कर लीजिए। लेकिन प्री के लिए और आपके समझने के लिए एक बड़ी सी चीज़ ये है कि किसी खाते में किया गया कोई ऐसा सुधार, कोई ऐसी गतिविधि आप करते हैं जिसके उस खाते का मूल्य बढ़ जाए, तात्विक मूल्य बढ़ जाए, मीन्स विद रेफरेंस टू अ होल्डिंग एनी वर्क विच एड्स materially to the value of the holding which is suitable thereto and consistent with the purpose for which it hold and which is not executed on the holding is either executed directly for its benefit or is after execution made directly beneficial to it and subject to the foregoing प्रोविज़न। अब आगे इंक्लूड्स में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो आपको ध्यान क्या रखना है? आपको मोटी सी चीज़ याद रखनी है ये कि खाते में कोई भी ऐसा रिफॉर्म कर दिया जाए जो खाते के जिस पर्पज के लिए खाता होल्ड किया गया है उसका वो मूल्य बढ़ जाए, तो हम कहेंगे कि वो खाते में सुधार हो गया। फॉर एग्जांपल एक हम उदाहरण देते हैं, मान लीजिए आपके ज़मीन के साथ लगी हुई नदी है और हर साल बाढ़ में आपके खेत की मिट्टी बह जाती है, तो आपने क्या किया, वहाँ पे एक दीवार खड़ी कर दी जिससे कि भूमि का क्षरण रुक जाए या उसका इरोजन रुक जाए। तो कह रहा है कि अब इस डेफिनेशन के 2J के अकॉर्डिंग ये आपका इम्प्रूवमेंट है। मान लीजिए कोई भूमि थी, वहाँ पे सिंचित भूमि नहीं थी, असिंचित भूमि थी, और आपने उस भूमि पर एक ट्यूबवेल करा दिया, तो इसका मतलब है कि आपने उस भूमि पर सुधार कर दिया। इसी तरह अगर आप खेती करते हैं, आपने उसमें बाड़ लगा दिया है, स्थायी नालियाँ लगा दी हैं, और स्थायी कोई ऐसा कार्य जैसे अब भूमि को प्लेन करा दिया है, उबड़ खाबड़ ज़मीन थी उसे प्लेन करा दिया है, तो कह रहा है ये सारी चीज़ें वो क्या हैं, सुधार के अंतर्गत है। इवन कि आप वहाँ पे उस भूमि से उत्पादन की संरक्षा के लिए या उस भूमि की सुरक्षा के लिए आप मान लीजिए कोई फार्म हाउस भी बनाते हैं, तो कह रहा है वो रिफॉर्म माना जाएगा, उसे हम लोग इम्प्रूवमेंट मानेंगे। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? धारा तो बहुत लंबी चौड़ी है इसकी परिभाषा, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। पहली चीज़ ये कि सुधार किस धारा में परिभाषित है, तो सुधार धारा 2J में परिभाषित है। दूसरी चीज़ है सुधार का मतलब क्या है, तो कह रहा है कोई ऐसा रिफॉर्म या कोई ऐसा कार्य उस खाते में किया जाए जिससे कि खाते के तात्विक मूल्य में वृद्धि हो जाए, तो माना जाए सुधार है। चौथा, ऐसा कार्य क्या होना चाहिए, तो कह रहा है कि जिस उपयोग के लिए वो खाता होल्ड किया गया है वही कार्य होना चाहिए। जैसे अब मछली पालन के लिए आपने क्या रखा है, तो कह रहा है अब उसमें अब आप ऐसा कोई हैच बनवाइए, गड्ढे बनवा रहे हैं या उसमें पानी की निकासी का या पानी लाने के लिए साधन बना रहे हैं, तो कह रहा है ये रिफॉर्म है। धान की खेत के लिए है, तो अब धान की खेत के लिए आप गड्ढे बनवाएंगे, तो कह रहा है कि धान की खेत के लिए ये आप सुधार नहीं माना जाएगा, क्योंकि धान की खेती के लिए अब
ये गड्ढे बनाना कोई उपयोगी नहीं है। तो चौथी चीज़ है कि स्थायी प्रकृति का होना चाहिए, अस्थायी नहीं। जैसे अब हम गेहूं में पानी लगाते हैं और हल्की सी अस्थायी नालियाँ बना देते हैं पानी ले जाने के लिए, और फिर जैसे ही गेहूं की कटाई हो जाती है हम उसे फिर से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसके ऊपर हल चला देते हैं, ट्रैक्टर चला देते हैं। तो कह रहा है ये अस्थायी प्रकृति का है, इसलिए इसका कोई भी रोल आपके भूमि के तात्विक मूल्य की वृद्धि के लिए नहीं है। कह रहा है ये रिफॉर्म नहीं है। तो इसमें कई सारे एग्जाम्पल दिए हैं दोस्तों, जैसे कृषि प्रयोजन के लिए जल के संग्रहण के लिए, प्रदाय या वितरण के लिए तालाबों, कुओं, जल सारणियों, बांधों तथा अन्य संकर्मों का निर्माण। कह रहा है कि ऐसी चीज़ें कंस्ट्रक्शन हैं, टैंक हैं, वेल्स हैं, वाटर कैनल्स हैं, वाटर चैनल्स हैं, और बाकी सारी चीज़ें आप ऐसे बनाते हैं जो पानी के लिए हैं, पानी की सप्लाई के लिए हैं, खेती के लिए हैं। तो कह रहा माना जाए सुधार माना जाएगा। मिट्टी के कटाव रोकने के लिए आप भूमि संरक्षण के लिए कुछ कर रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं, कृषिकरण कर रहे हैं, भूमि की सफाई कर रहे हैं, घेरा लगा रहे हैं, समतल कर रहे हैं, सीढ़ीबंदी कर रहे हैं, और एक सुविधाजनक फार्म हाउस बना रहे हैं, या तो ऊपर जो चीज़ें आपने बनाई हैं टाइम टू टाइम उनका नवीनीकरण आप कर रहे हैं, या टाइम टू टाइम उनको पुनर्निर्माण कर रहे हैं, उनमें कोई परिवर्तन कर रहे हैं, तो वो भी आपका इम्प्रूवमेंट माना जाएगा। दोस्तों इसमें एक टैग लाइन नीचे देके उन्होंने ये भी बताया कि कौन सी चीज़ें इम्प्रूवमेंट नहीं मानी जाएंगी। तो अस्थायी कुएँ हो गए, जलसानियाँ जैसे नलिकाएँ हमने बताया गेहूँ के खेत के लिए आप बनाते हैं, बांध का समतल कर देना, घेरे या अन्य बांध है उसे आपने हटा के समतल कर दिया, आप कह रहा है इम्प्रूवमेंट ही नहीं है ना। और अन्य ऐसे संक्रमण जो छोटे मोटे परिवर्तन है या उनकी मरम्मत, जैसे अब मेड़ थी, मेड़ आपको खुदाई कर दी, तो कह रहा है छोटा परिवर्तन है। और मामूली अनुक्रम में आप करते रहते हैं, मेड़ की खुदाई करना, छोटी नालियाँ बनाना, कहीं मेड़ को फोड़ के पानी दूसरी जगह ले जाना, तो ये छोटे मोटे संक्रमण, उसमें जुताई करना, कह रहा है छोटे मोटे संक्रमण हैं जो ईजिली आप यूजुअल फॉर्म में आप करते रहते हैं। तो कह रहा है कि ये फिर आपका इम्प्रूवमेंट नहीं है, ये तो आपका जो रूटीन है एग्रीकल्चर के लिए वो है, इसलिए आपको ये नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों सिंपल सी चीज़ है, इम्प्रूवमेंट की जब भी बात आए तो आपको 2-3 चीज़ें याद रखना। पहला तो कोई भी ऐसा कार्य जो भूमि के मूल्य में तात्विक वृद्धि कर दे, खाली ज़मीन है तो हो सकता है 1 लाख रुपए एकड़ बिके, और अब उसमें आपने ट्यूबवेल करा दिया, फेंसिंग करा दी, तो अब उसी का मूल्य हो गया 2 लाख रुपए। सिंपल सा समझाने के लिए है कि आप उसका मूल्य बढ़ जाए, मतलब जिस पर्पज के लिए इस्तेमाल किया गया है वो पर्पज के हिसाब से उस भूमि का अगर मूल्य बढ़ जाता है तो हम लोग मान लेते हैं कि उसमें इम्प्रूवमेंट हो गया है, और इस परिभाषा के अंतर्गत वो इम्प्रूवमेंट माना जाएगा। तो दोस्तों याद रखिए इम्प्रूवमेंट की परिभाषा 2J पे दी गई है। अब अगली परिभाषा जो MPLRC में दी गई है 2K है, वो है लैंड। भूमि क्या है? तो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है लैंड के लिए, मीन्स अ पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस वेदर और नॉट अंडर वाटर एंड वेयर लैंड इज referred to in this code, it shall be deemed to include all things attached to the permanently fastened to anything attached to such land। तो 3-4 भागों में इस परिभाषा को उन्होंने विभाजित कर दिया है। पहला कह रहा है कि भूमि के अंदर क्या शामिल है, कि तो धरती की सतह है, कोई भाग, चाहे पानी के अंदर, जैसे तालाब है, तालाब में तो पानी भरा है, पर कह रहा है कि तालाब के पानी के नीचे की जो सतह है वो भूमि है। तो ध्यान रखिएगा कि पानी भले है लेकिन उसके नीचे जो है वो भूमि है, चाहे जल के नीचे हो या ना हो। और इसके संबंध में और कौन सी चीज़ें मानी जाएंगी कि भूमि, तो कह रहा है ऐसी चीज़ें जो भूमि के साथ बद्ध हैं वो भी भूमि की परिभाषा में आएंगी, और ऐसी भूमि से बद्ध किसी चीज़ से स्थायी रूप से जकड़ी हुई है ना। तो भूमि से बद्ध जैसे भूमि के साथ मकान बद्ध है ना, अटैच टू अर्थ। और तीसरी चीज़, उस अटैच्ड चीज़ से फायदाप्रद हित के लिए उससे जकड़ी हुई चीज़ें वो भी मानी जाएंगी कि क्या है, भूमि है। तो जैसे मान लीजिए आपने खेत में फेंसिंग कराई और उसमें जो पोल्स गाड़े जाते हैं वो अटैच चीज़ें हैं, उसके साथ फेंसिंग आपने लगाई है, तो सारी चीज़ें भूमि की परिभाषा के अंतर्गत आ जाएंगी। तो
हमें 3 चीज़ें याद रखना है कि भूमि जल के अंदर की सतह हो या जल के बाहर की सतह हो, भूमि है। दूसरी चीज़, भूमि के साथ समस्त चीज़ें जो ऐसी भूमि से बद्ध हैं, जुड़ी हुई हैं, और ऐसी बद्ध चीज़ों से स्थायी रूप से, अस्थायी नहीं, स्थायी रूप से जो जकड़ी हुई हैं या अटैच्ड हैं, तो कह रहा माना जाएगा कि वो लैंड है। लैंड के बाद जो इम्पोर्टेंट परिभाषा आती है वो लैंडलेस पर्सन है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो भूमिहीन माना जाएगा? कहने से नहीं होगा कि हमारे पास भूमि नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि जिसके पास भूमि है उसको हम कह दें कि यार तुम्हारे पास तो भूमि है, ऐसा नहीं है। हम देखेंगे MPLRC क्या कहती है कि भूमि के बारे में क्या उसका विचार है। तो लैंडलेस पर्सन के लिए कह रहा है मीन्स अ पर्सन हु इज़ ए बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट। तो ध्यान रखिए दोस्तों, उसे बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट होना जरूरी है, मतलब वास्तविक कृषक होना जरूरी है। एंड हु वेदर इंडिविजुअली और जॉइंटली विद अदर मेंबर्स, खुद इंडिविजुअल या अपने परिवार के अन्य सदस्य, मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, होल्ड नो लैंड। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी लैंड होल्ड करता ही नहीं, और लैंड लेस देन द एरिया विच मे बी प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ। अब गवर्नमेंट 2 चीज़ें हैं, बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट होना चाहिए, तो कह रहा है कि लैंडलेस पर्सन कौन है? कह रहा है जो खेतीहर नहीं है, खेती नहीं करता, किसान नहीं है, तो कह रहा उसके भूमिहीन, भूमि इस साथ में होना या उसके पास भूमि होने का कोई मतलब नहीं है MPLRC में। अरे MPLRC कहती है कि भूमिहीन कृषक उसी को मानेंगे जो कि सबसे पहली शर्त उसकी है कि वो वास्तविक कृषक होना चाहिए। तो वास्तविक कृषक को हमने ऊपर देखा था कि ऐसा व्यक्ति जो स्वयं खेती करता है, जिससे प्रत्याशा की जाती है कि वो खेती करेगा। तो कह रहा है या तो उसके पास भूमि नहीं है, दूसरा कह रहा ऐसा व्यक्ति, एक तो भूमि नहीं है और दूसरा कह रहा है कि स्वयं अकेले और कुटुंब के सदस्यों के साथ, ऐसा वास्तविक कृषक जो स्वयं अकेले या कुटुंब के सदस्यों के साथ एक तो कोई भूमि धारित नहीं करता, दूसरा भूमि धारित करता भी है तो ऐसी सीमा से कम भूमि धारित करता है जो सरकार द्वारा प्रिस्क्राइब। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए सरकार ने कहा 5 एकड़ तक की भूमि का मालिक भूमिहीन कृषक माना जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ है, अब जिसके पास 5 एकड़ से कम जमीन होगी वो भूमिहीन व्यक्ति होगा। अब कह रहा है कि इस खंड के प्रयोजन के लिए समझा जाएगा कि व्यक्ति का कुटुंब में कौन कौन शामिल है। तो सिंपल है, कह रहा फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज द फैमिली ऑफ अ पर्सन शैल बी डीम्ड टू कंसिस्ट ऑफ हिज स्पाउस, इशू एंड पेरेंट्स। सिंपल सी चीज़ है, कौन कौन? पति या पत्नी, संतति या माता पिता, इतने लोग शामिल, पति पत्नी, माता पिता और संतान। इसमें भाई, बुआ, मामा, फूफा, चचेरा भाई और सौतेला भाई, ऐसे लोग शामिल नहीं होंगे। इसमें पति पत्नी, माता पिता या संतति, उनके खुद के बच्चे माने जाएंगे कि वो क्या हैं, कि उसके परिवार के सदस्य हैं। और इन सबको मिला के अगर उसके पास या तो कोई भूमि नहीं है और या तो इतनी भूमि है, उससे कम भूमि है जो सरकार ने लिमिट्स कर रखी है, और ऐसा व्यक्ति वास्तविक कृषक भी है, तो माना जाएगा कि वो अब लैंडलेस पर्सन है। तो दोस्तों अगली परिभाषा जो इम्पोर्टेंट है वो लैंड रिकॉर्ड है। लैंड रिकॉर्ड इन जनरली चैप्टर 9 पे है और उसकी परिभाषा यहाँ दी गई है, मीन्स रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड अंडर द प्रोविज़न ऑफ दिस कोड। अंडर द प्रोविज़न ऑफ दिस कोड का मतलब यही है कि लैंड रिकॉर्ड जो होल्ड किए जाएंगे वो धारा